हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे रोग निदान व्याधि सीरीज के नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं ज्वर रोग के बारे में। इसमें बेसिकली बहुत बड़ा टॉपिक होने वाला है, तो इसको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस पार्ट में करके पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द ज्वर व्याधि। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ज्वर में ज्वर की उत्पत्ति एवं उसकी प्रवृत्ति के बारे में। तो इसमें बोला गया है कि माधव निदान में जो सती है उनके संबंधित कथा का उल्लेख आया है। इस कथा में जो दक्ष प्रजापति की बेटी सती है, उन्होंने शिवाजी के साथ उनके इच्छा के विरुद्ध विवाह किया था। ठीक है, मतलब कि दक्ष प्रजापति के इच्छा के विरुद्ध सती ने शिवजी से विवाह कर लिया था। इस कारण शिवजी से क्या थे, दक्ष प्रजापति नाराज थे और जब वो यज्ञ कर रहे थे तो यज्ञ में बिना बुलाए बेटी आई तो उसका सम्मान किए बिना निर्भत्सना की गई, तो अपमानित सती ने यज्ञ में प्राण त्याग दिए थे। ठीक है, मतलब क्या बोला गया है कि अब उन्होंने उनके इच्छा के विरुद्ध विवाह किया था, जिसके कारण दक्ष प्रजापति ने अपने यज्ञ में सती को नहीं बुलाया था। फिर भी सती वहां पे चली गई थी और दक्ष प्रजापति ने उनका सम्मान न करके उनका अपमान कर दिया था और इस अपमान के कारण सती ने यज्ञ में अपनी आहुति दे दी, अपने प्राण त्याग दिए थे। इससे शिव जी के क्रोध का कारण बताया गया। इससे क्या हुआ, शिव जी को क्रोध आया और शिव जी के जो रुद्र के प्रचंड प्रकोप से ज्वर के प्रथम उत्पत्ति का प्रतिपादन किया गया है। ठीक है, और इसी कारण उन्होंने अपने रुद्र स्वरूप को उत्पन्न किया, जिसके कारण ही यहाँ पे ज्वर की उत्पत्ति मानी गई है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे ज्वर की व्युत्पत्ति और निरुक्ति के बारे में। तो क्या बोला गया कि ज्या व्यवहाने इतस्य धातोः ओणादिके प्रत्यते सती ज्वर, मतलब कि ज्या धातु में आयु रास का बोध होता है। ये जो ज्या धातु है उससे क्या पता चलता है, आयु रास। तो मतलब जिस रोग में आयु का नाश होता है उसे ज्वर कहते हैं। जिस रोग से आयु का नाश होता है उसे ज्वर कहते हैं। वहीं पे ज्वर की व्याख्या की हम बात करें तो बोला गया है ज्वर यति संताप यति शरीराणि इति ज्वर, मतलब कि जिसके द्वारा शरीर में संताप उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ज्वर कहते हैं। तो यहाँ पे ज्वर की व्याख्या का श्लोक आप इंपॉर्टेंट है, ये कर सकते हैं कि ज्वर यति संताप यति शरीराणि इति ज्वर, ज्वर यति संताप यति शरीराणि इति ज्वर, मतलब कि जिसके द्वारा शरीर में संताप उत्पन्न होता है उसे ज्वर कहते हैं। इसके बाद हम ज्वर के पर्याय की बात करें तो ज्वर को ज्वर कहा जाता है, विकार कहा जाता है, रोग कहा जाता है, व्याधि कहा जाता है, आतंक कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारे विविध नाम बताए गए हैं ज्वर के, मतलब कि उसके पर्याय बताए गए हैं, तो ये पर्याय आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ज्वर की प्रकृति किस प्रकार होती है। तो बोला गया कि ज्वर की प्रकृति का अर्थ है ज्वर का कारण, मतलब किस कारण से ज्वर उत्पन्न हो रहा है उसी को उसकी प्रकृति कहा जाता है। यहाँ प्रकृति का संबंध ज्वर के समवायी कारण से है, मतलब कि जिसके साथ ज्वर की उत्पत्ति होती है। मतलब यहाँ पे बोला गया कि ज्वर की प्रकृति शारीरिक और मानस दोष है, क्योंकि शारीरिक दोषों की वजह से, मतलब कि वात पित्त कफ की वजह से शारीरिक ज्वर उत्पन्न होता है और मानसिक दोष मतलब कि रज और तम के कारण मानसिक ज्वर उत्पन्न होता है। तो क्या बोला गया कि क्योंकि इन दोषों से रहित प्राणियों को ज्वर नहीं होता, मतलब जिनमें वात पित्त कफ प्रकोपित न हो या फिर रज तम की प्रबलता न हो तो उनमें ज्वर देखने को नहीं मिलता। अतः ज्वर की प्रकृति वात पित्त एवं कफ जो कि शारीरिक दोष है और रज तम जो कि मानस दोष है, इनको बताई गई। ठीक है, तो ज्वर की प्रकृति अगर पूछी जाए तो इसमें ज्वर की क्या है, दो प्रकृति बताई गई है, एक शारीरिक प्रकृति और एक मानसिक प्रकृति। जो शारीरिक प्रकृति होती है वो शारीरिक दोष दैट इज वात पित्त कफ की वजह से है, वहीं पे जो मानस दोष है या फिर मानसिक जो ज्वर है वो रज और तम के कारण है। अब बात करते हैं ज्वर के कारण शरीर पे क्या क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो बोला गया है कि संताप स अरुचि तृष्णा स अंग मर्दो हृदय व्यथा, मतलब सबसे पहले क्या बोला गया है, संताप। ये जो ज्वर है इस व्याधि का जैसे हम लोग प्रात्यत्विक लक्षण बोलते हैं, मतलब मेन जो लक्षण होता है वो क्या होता है, संताप होता है। फिर उसके बाद आता है स अरुचि, मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, अरुचि होती है, अनोरेक्सिया होता है। तृष्णा मतलब कि उसको व्यक्ति को बार बार प्यास लगती है। स अंग मर्दो मतलब कि शरीर में पूरा पेन रहता है, बॉडी एक रहता है। हृदय व्यथा, हृदय व्यथा मतलब कि जो चेस्ट एरिया है, कार्डियक रीजन है, वहां पे पेन देखने को मिलता है। तो ये सभी लक्षण जो है ज्वर के प्रभाव से उत्पन्न होते। तो ये भी इंपॉर्टेंट श्लोक है, अगर करना चाहे तो ये भी आप कर सकते हैं। उसके बाद बोला गया है कि ज्वर प्रभाव जन्मादो निधने समहत्तम, मतलब कि मनुष्य के जन्म और मृत्यु के समय महान मोह उत्पन्न करने वाला जो होता है वो ज्वर ही कहलाता है। ज्वर की अधिष्ठान की बात करें कि ज्वर कहाँ कहाँ पे अधिष्ठित हो सकता है हमारे शरीर में, तो बोला गया है कि इसके दो अधिष्ठान बताए गए हैं, शरीर एवं मन, ये दोनों ज्वर के क्या है, अधिष्ठान बताए गए। अब हम बात करेंगे ज्वर के
प्रकार के बारे में। तो इसके बारे में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे प्रकार भी बताए गए, तो उसके बारे में हम एक एक वीडियो में करके बात करेंगे। यहाँ पे एक डेफिनेट देख लेते हैं कि किन किन प्रकारों की बात की है। तो सबसे पहले आता है अधिष्ठान भेद से, मतलब कि कहाँ पे ये ज्वर अधिष्ठित है। इसके हिसाब से दो प्रकार हम लोग ने देखे, शारीरिक और मानसिक। स्वभाव भेद से देखे तो इसका सौम्य स्वभाव वाला हो सकता है या फिर आग्नेय स्वभाव वाला होगा। अगर कफ के साथ वात मिला हुआ है तो सौम्य स्वभाव का देखने को मिलेगा, वहीं पे पित्त के साथ है तो आग्नेय स्वभाव का होगा। गति भेद से ये दो प्रकार का होता है, अंतर्वेगी और बहिर्वेगी, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। काल भेद से दो प्रकार का, एक प्राकृत हो सकता है, एक वैकृत हो सकता है। साध्य असाध्य भेद से साध्य ज्वर हो सकता है, असाध्य ज्वर हो सकता है। दोष या काल के अनुसार दोष बल, काल बल प्रवृत्त हो सकता है। काल बल प्रवृत्त भेद से 5 प्रकार बताए गए, कैसे आ रहा है, कैसे उसके वेग हैं, मतलब किस समय उसके वेग आ रहे हैं, कितनी बार वेग आ रहे हैं, उसके हिसाब से इसके 5 प्रकार बताए गए हैं, जिनको हम लोग विषम ज्वर के अंतर्गत पढ़ते हैं। दैट इज संतत, सततक, अनिर्देशक, तृतीयक और चतुर्थक ज्वर। वहीं पे आश्रय भेद से इसके 7 प्रकार है, जो कि हमारे 7 धातुएं हैं। उन सातों धातुओं में जब ये अधिष्ठित होता है, या धातु भेद से भी इसे कह सकते हैं, तो इसमें आते हैं रसगत ज्वर, रक्तगत ज्वर, मांसगत ज्वर, मेदगत ज्वर, अस्थिगत ज्वर, मज्जागत ज्वर और शुक्रगत ज्वर। वहीं पे अवस्था भेद की बात करें तो 3 प्रकार के ज्वर हो सकते हैं। साम अवस्था है तो साम ज्वर, अगर पच्यमान अवस्था है तो पच्यमान ज्वर, और निराम अवस्था है तो निराम ज्वर। वहीं पे काल भेद की बात करें तो नवज्वर हो सकता है और जीर्ण ज्वर। और कारण भेद से भी 2 प्रकार बताए गए, जिसमें निज ज्वर और आगंतुक ज्वर आते हैं। अब दूसरा भी कारण भेद से यहाँ पे 8 प्रकार के मिलते हैं, जिसमें निज के अंदर बेसिकली 7 आ जाते हैं और एक 8वां आ जाता है आगंतुक। तो निज के अंदर वातज, पित्तज, कफज, वात पित्तज, वात कफज, कफ पित्तज, सन्निपातज और आगंतुक। इस प्रकार से डिफरेंट भेद बताए गए। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5 मार्क्स के लिए कि ज्वर के भेद बताइए। तो ये जितने भी 12 प्रकार के यहाँ पे भेद बताए गए, अधिष्ठान भेद, स्वभाव भेद, गति भेद, काल भेद, तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद रहनी पड़ेगी। और साथ ही साथ ये जो सारे प्रकार बताए गए, इन सारे प्रकारों के बारे में हम लोग धीरे धीरे आगे आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। अब बात करते हैं आगंतुक ज्वर। हम लोग ने देखा कि यहाँ पे 2 प्रकार के ज्वर हैं कारण भेद से, निज और आगंतुक। तो आगंतुक के अंदर भी 4 प्रकार के ज्वर बताए गए हैं, ठीक है। आगंतुक भेद से भी 4 प्रकार के ज्वर बताए गए, जिसमें पहला आता है अभिघातज, फिर दूसरा आता है अभिसंगज, तीसरा अभिचारज और अभिशापज। तो इन सब के बारे में भी हम आगे आने वाले वीडियोज में बात करेंगे। तो यहाँ तक हम लोग ने देख लिया कि ज्वर की प्रकृति, उत्पत्ति कैसे हुई है, ज्वर की निरुक्ति देख लिया, ज्वर की व्याख्या देख ली, ज्वर के हम लोग ने पर्याय देख लिए, और ज्वर के हम लोग ने प्रकार देख लिए। अब हम बात करेंगे ज्वर के सामान्य हेतु के बारे में। ज्वर के सामान्य हेतु के बारे में मतलब कि किन किन कारणों से ज्वर की उत्पत्ति शरीर में हो सकती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बोला गया कि मिथ्या अतियुक्त है अपि, मतलब कि स्नेहना आदि जो कर्म है उनका मिथ्या या अतियोग हो गया हो, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे ज्वर उत्पन्न हो सकता है। वहीं पे बोला गया है कि विविध प्रकार से अभिघात से, ठीक है। तो विविधात अभिघाता, मतलब कि विविध प्रकार के अभिघात से भी यहाँ पे ज्वर की उत्पत्ति मानी जा सकती है। फिर रोगों के उत्थान एवं प्रपाक होने से, मतलब जो रोग है वो बढ़ रहे हैं हमारे शरीर में, विविध रोगों के उपद्रव स्वरूप में भी ज्वर यहाँ पे उत्पन्न हो सकता है। और साथ ही बोला गया है अतिश्रम करने से, मतलब कि बहुत ज्यादा परिश्रम करने से शरीर में क्षय अवस्था आकर भी वहां पे ज्वर की उत्पत्ति देखने को मिल सकती हैं। आगे बोला गया है कि धातु क्षय की अवस्था से, धातु क्षय की अवस्था मतलब कि जब शरीर में वात दोष प्रवृत्त हो जाता है, धातु में क्षय हो जाता है, धातु में खवय गुण आ जाता है, तो वहां पे भी ज्वर की उत्पत्ति देखने को मिल सकती है। अजीर्ण की स्थिति में या फिर विषम ग्रस्त होने पर, साथ में एवं ऋतुओं के परिवर्तन से, मतलब जब ऋतु में परिवर्तन देखने को मिलता है, जो कि हम लोग डेली लाइफ में भी देखते हैं कि जब ऋतुएं चेंज होती है, जब ऋतु संधि आती है, तो ऐसे कंडीशन में सीजनल वेरिएशन होता है, तो जिसके कारण वहां पे भी ज्वर की उत्पत्ति देखने को मिल सकती है। वहीं पे विष युक्त औषध एवं पुष्प की गंध से, मतलब कि विष का गंध ले लिया हो या फिर ऐसे पुष्प का गंध ले लिया हो जो कि विष युक्त हो, तो वहां पे भी ज्वर उत्पन्न हो सकता है। मनो अतिशंका से, मतलब कि मन में अभी अतिशंका हो रही है, काम क्रोध भय आदि बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो ऐसे कंडीशन में अभिचार से, मतलब कि अभिचार मतलब क्या होता है कि विपरीत मंत्र उच्चारण करने के कारण। अभिशाप मतलब कि श्रेष्ठ जनों का अपमान किया, जिसकी वजह से श्रेष्ठ जन ने आपको श्राप दे दिया, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग अभिशापच ज्वर कहते हैं। वहीं पे प्रसूता तथा अप्रसूता स्त्रियों द्वारा अहितकर आहार विहार का सेवन करने के कारण, और
प्रथम स्तन्य अवतरण के समय तथा स्तन्य में विकार होने से दोषजन्य ज्वर उत्पन्न होता है। ठीक है, जब फर्स्ट लैक्टेशन होता है स्त्रियों में, उस समय भी क्या हो सकता है, वहां पे ज्वर की उत्पत्ति देखने को मिल सकती है। तो ये सभी जो है बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट रीजन बताए गए। इसके अलावा बोला गया कि वातादि दोष को ज्वर का सन्निकृष्ट कारण माना गया तथा मिथ्या आदि विहार आदि को भी प्रकृष्ट कारण माना गया है। मतलब दो प्रकार के कारण हो सकते हैं, एक जो कि मेन रीजन होता है, तो उसने बोला गया है कि वातादि दोष जो है उनकी विकृति को ही सबसे पहले मेन माना गया है, किसका, ज्वर की उत्पत्ति का कारण, और उसके बाद मिथ्या आहार विहार जो कि विप्रकुष्ट कारण है। मतलब कि पहले तो क्या होगा कि मिथ्या आहार विहार करेंगे जिसके कारण वात दोष प्रकोपित होगा, और ये प्रकोपित वात दोष जाके हमारे शरीर में क्या करेगा, ज्वर की उत्पत्ति करेगा। अब बात करते हैं ज्वर की संप्राप्ति के बारे में। तो ये श्लोक मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, बार बार पूछा जाता है, बार बार आते भी हैं। अभी आपको सेकंड ईयर थर्ड ईयर में भी इसको बार बार जरूरत पड़ेगी। तो क्या बोला गया है, मिथ्या आहार विहाराभ्याम दोषा या आमाश्रयस्या बहिर्निरस्य कोष्ठाग्नि ज्वरदा स्यु रसानुगा। ठीक है, ज्वर की संप्राप्ति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये श्लोक आप जरूर याद कर लीजिएगा। तो इसके हिसाब से जो माधव निदान है उन्होंने क्या बोला है कि मिथ्या आहार विहार से दोष प्रकोपित होकर आमाशय में जाकर वहां आश्रित होकर रस धातु से मिलकर वहां की कोष्ठाग्नि को बाहर निकालकर उससे मंद कर ज्वर रूप उत्पन्न करते हैं। मतलब इसमें होता क्या है कि मिथ्या आहार विहार किया, मिथ्या आहार विहार करने के कारण वातादि दोष प्रकोपित है। ये वातादि दोष जो प्रकोपित हुए उनका विमार्ग गमन होगा, और ये कहाँ पे आ जाते हैं, अमाशय में आ जाते हैं। अमाशय में जो निर्माण हो रहा है रस धातु है उसमें जाके मिल जाते हैं, और उस रस धातु को भी क्या करने लगते हैं, खराब करने लगते हैं। मतलब कि जो पाचका रस है, पाचक रस है, या पाचका अग्नि है, या फिर जाठरा अग्नि है, उसको क्या करते हैं, खराब करते हैं। और इस जाठरा अग्नि को जो वात दोष है वो अपने साथ प्रवृत्त करके पूरे शरीर में फैला देता है, और साथ ही साथ जाठरा अग्नि को मंद कर देता है, जिसके कारण पूरे शरीर में संताप उत्पन्न होता है। इसी कंडीशन को हम लोग ज्वर कहते हैं। अब आगे देखेंगे इसके संप्राप्ति घटक भाव के बारे में कि कौन कौन से संप्राप्ति घटक दोष दूसरे इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो बोला गया है कि दोष में ये त्रिदोष रहता है, लेकिन इसमें पित्त प्रधान देखने को मिलता है। उसके बाद दूसरे में बेसिकली प्रधान रूप से रस धातु तथा अन्य धातु पर मेन तो यहाँ पे क्या है, रस धातु। रस धातु जो है पाचका रस है उसके ही यहाँ पे दुष्टि देखने को मिलती है। अग्नि दुष्टि में ऑफकोर्स यहाँ पे क्या होती है, जाठरा अग्नि मंद होती है, जिसके कारण यहाँ पे आम की निर्मित देखने को मिलते हैं। स्रोतस में रसवा और स्वेदवा स्रोतस प्रधान रूप से इन्वॉल्व रहते हैं, क्योंकि रसवा स्रोतस के द्वारा क्या करता है, ये पूरे शरीर में संचारित होता है, और स्वेदवा स्रोतस में अवरोध होने के कारण ही ज्वर की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। वहीं पे स्रोतो दृष्टि की बात करो तो यहाँ पे संग देखने को मिलता है। अधिष्ठान दो हम लोग ने अधिष्ठान देखा, शरीर या फिर मन में ये अधिष्ठित हो सकता है। संचार स्थान की बात करें तो रसवाही धमनिया या फिर सर्व शरीर में यह संचारित होता है। उद्भव स्थान की बात करो तो ये कहाँ से उद्भवित हो रहा है, आमाशय से, क्योंकि सारे दोष जो है प्रकोपित होकर कहाँ पे आ रहे, पहले आमाशय में आ रहे, फिर जाके क्या कर रहे, पूरे शरीर में संताप उत्पन्न कर रहे। तो उद्भव स्थान इसका क्या माना गया है, आमाशय। व्यक्त स्थान कहाँ पे है, त्वचा, क्योंकि त्वचा से ही हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर का पता करते हैं कि उष्णता बढ़ी हुई है या फिर नहीं। तो जो ये पाचका अग्नि है वो कहाँ पे जाके अधिष्ठित होती है, त्वचा में। स्वभाव दोनों प्रकार का हो सकता है, कभी कभी आंसुकारी रहता है, जैसे वायरल फीवर देखने को मिलता है। बैक्टीरियल फीवर में तो चिरकारी भी हो सकता है, मतलब कि लॉन्ग टाइम के लिए हो सकता है। रोग मार्ग की बात करें तो बाह्य एवं अभ्यंतर रोग मार्ग इसका देखने को मिलते हैं, और साध्य साध्यता में अगर एक दोषोत्पन्न और नवीन ज्वर है तो वो साध्य माना गया है। संप्राप्ति चक्र की बात करें कि किस प्रकार से संप्राप्ति चलती है पूरे, तो सबसे पहले क्या हो रहा है कि असात्म इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञा अपराध एवं परिमाण, इन हेतुओं का सेवन। जैसा कि हम लोग ने पहले अध्याय में चरक के पढ़ा है कि इन तीन ही कारण की वजह से किसी भी प्रकार की व्याधि शरीर में उत्पन्न होती है। एक तो इंद्रिया जो है उनके विषय का सही से ग्रहण न करना, दूसरा प्रज्ञा अपराध मतलब जानबूझ के क्या करना, गलत कार्य को करना, और परिणाम मतलब कि काल के कारण इनका मिथ्या योग या फिर अति योग होने के कारण क्या हो रहा है, इन दोषों का प्रकोप हो रहा है। और ये दोष कहाँ पे जा रहे हैं, आमाशय यस्त जाठरा अग्नि की दुष्टि कर रहे हैं, जिसके कारण साम रस की उत्पत्ति हो रही है, क्योंकि जाठरा अग्नि दुष्ट हो रही है तो मंदाग्नि हो रही है, और जिसके कारण आमता निर्माण होकर साम रस उत्पन्न है। ये जो साम रस है वो कोष्ठ से शाखागत रस वाहिनियों द्वारा संचरित होती है, और रसवा तथा स्वेदवा स्रोतस में आम द्रव्य से अवरोध होता है। ठीक है, ये जो आम है वो कहाँ पे जा रहे हैं, रसवाहिनी स्रोतसों द्वारा पूरे शरीर में फैल रही है, जिसके कारण रसवा स्रोतस और स्वेदवा स्रोतस में आम जा रहा है, और ये आम जाके उनको क्या कर रहा है, अवरोधित कर रहा है।
अब ये जो प्रकोपित दोष है वो कोष्ठस्थ काय अग्नि का शाखागत बहिर्गमन, मतलब जो कोष्ठ में काय अग्नि थी, जाठरा अग्नि थी, वो कहाँ पे चली गई है, शाखा में चली गई है। और जो कोष्ठस्थ उष्मा है और शाखागत उष्मा है, दोनों का क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है, जिसके कारण स्वेदवा स्रोतोष में अवरोध होने से उष्मा नियमन नहीं हो रहा, मतलब कि जो हीमोस्टेसिस होता है वो सही से नहीं हो पा रहा है। और इसके कारण देह, मन, इंद्रियों का उष्मा वृद्धि से संताप होना, मतलब कि देह, इंद्रिय और मन में संताप उत्पन्न होता है, और इसी को हम लोग कहते हैं ज्वर व्याधि। ठीक है, वहीं पे ज्वर के सामान्य पूर्व रूप की बात करेंगे कि ज्वर आने से पहले क्या क्या वहां पे पूर्व रूप देखने को मिलेगा। तो बोला गया है श्रम अरति विवरणत्व, मतलब कि श्रम मतलब क्या, कि शरीर में थकावट लगेगी, अरति मतलब कि मन में बेचैनी लगेगी, और विवरणत्व मतलब कि शारीरिक वर्ण हानि होगी, पांडुता आ जाती है, जैसे एकदम शरीर का कलर फीका पड़ जाता है। उसके बाद बोला गया है वैरस्य नयन प्लव, वैरस्य मतलब कि स्वाद में विकृति, स्वाद कोई भी चीज खाएंगे उसका स्वाद नहीं आएगा, और नयन अपलत्व मतलब कि अश्रुपूरित नेत्र, बार बार क्या होगा, थोड़ा थोड़ा आई में वाटरी डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। फिर इच्छा द्वेषो मतलब कोई भी चीज करने की इच्छा नहीं कहेगी। मुहुष्य अपि शीत वात आदि सो, कभी कभी क्या होगा, शीत वात आदि में बैठने की कभी इच्छा होगी तो कभी उससे द्वेष होगा, मतलब कभी धूप में बैठने की मन करेगा, कभी हवा खाने की मन करेगा, या फिर कभी धूप से द्वेष होने लगेगा, वहां पे अच्छा नहीं लगेगा। साथ ही साथ जुम्भा होगा, अंग मर्द होगा, जुम्भा बार बार जम्हाई आएगी, अंग मर्द मतलब पूरे शरीर में टूटने जैसी पीड़ा होगी, गुरुता रहेगी, शरीर में भारीपन रहेगा, रोमहर्ष हॉरिपिलेशन देखने को मिलेगी, और रुचि ही देखने को मिलेगा, तमह देखने को मिलेगा, आंखों के सामने कभी कभी अंधेरा आ जाएगा, अप्रहर्ष मतलब कोई भी कार्य करने की इच्छा नहीं रहेगी, शीतश्च भवति इत्युत ज्वर, और शरीर में क्या होगा, ठंडी लगेगी, कंप लगेगा। तो ये सारे लक्षण हमें देखने को मिलते हैं एज अ पूर्व रूप ऑफ ज्वर व्याधि। अब विशिष्ट पूर्व रूप की बात करें कि जो हमारे दोष है उनमें कौन कौन से दोष के प्रवृत्त अवस्था में क्या क्या मेन लक्षण देखने को मिलेंगे। तो अगर वातज ज्वर है तो वातज ज्वर का सबसे मेन लक्षण क्या देखने को मिलेगा, वहां पे जृंभा होगी। वहीं पे कफत ज्वर में सबसे मेन क्या रहेगा कि अरुचि होगी, कुछ खाने पीने की इच्छा नहीं करेगी। पित्तज ज्वर में नेत्रों में दाह देखने को मिलेगा। और अगर सन्निपातिक ज्वर है मतलब तीनों दोष के द्वारा होने वाला जो ज्वर है, तो ऐसे कंडीशन में ये तीनों लक्षण एक साथ देखने को मिलेंगे। अब मेन चीज बात करते हैं यहाँ पे ज्वर के प्रात्यत्मिक लक्षण। तो ज्वर प्रात्यत्मिक लिंगम संतापो देह मानसः ज्वर एता विसिता भूतम न ही किंचितम तप्यते। मतलब क्या बोला गया कि ज्वर का जो सबसे मेन प्रात्यत्मिक लक्षण है, जो कि मैंने पहले ही बताया कि संताप होता है। कहाँ पे संताप होता है, तो देह और मन दोनों जगह पे जब संताप होता है तो ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, ज्वर कहते हैं। तो बोला गया कि निम्न तीन ज्वर के व्याधि प्रात्यत्मिक लक्षण है, इन लक्षणों के एकत्रित उत्पन्न होने को ज्वर समझना चाहिए। क्या क्या लक्षण है, तो सबसे पहले स्वेदा अवरोध। स्वेदा अवरोध मतलब कि शरीर से स्वेद की प्रवृत्ति नहीं होनी। क्योंकि क्यों नहीं हो रही है प्रवृत्ति, क्योंकि हम लोग ने देखा कि स्वेदवा स्रोतस में क्या हो रहा है, आम चला जा रहा है, और ये आम क्या कर रहा है, स्वेदवा स्रोतस को अवरोधित कर रहा है, और जिसके कारण स्वेदा अवरोध देखने को मिलता है। दूसरा मेन लक्षण क्या देखने को मिलेगा, देह तथा मन का संताप होगा। और तीसरा आ रहा है सर्वांग ग्रहण होगा, मतलब पूरे शरीर में पेन जैसा रहेगा। तो ये सारी चीजें देखने को मिलते हैं। सामान्य लक्षण की बात करें तो बेसिकली बोला गया है संताप स अरुचि तृष्णा स अंग मर्दो हृदय व्यथा ज्वर प्रभाव जन्मादो निद्रण। तो जो ऊपर हम लोग ने देखा वही मेन क्या है, इसके संताप आदि जो है लक्षण यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ तक हम लोग ने बेसिकली बात कर ली ज्वर के बेसिकली इंट्रोडक्टरी पार्ट के बारे में कि ज्वर क्या होता है, ज्वर की उत्पत्ति कैसे हुई है, प्रवृत्ति कैसे हुई है, ज्वर के पर्याय क्या है, पूर्व रूप क्या है, रूप क्या है, ज्वर के हेतु क्या है और संप्राप्ति क्या है। तो होप आपको यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर रहेंगी। ये जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 10 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन इजीली इस टॉपिक से आ सकते हैं। इसलिए हम लोग इस टॉपिक को क्या कर रहे हैं, थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो और भी वीडियोस जो है ज्वर टॉपिक पे आगे आते रहेंगे, तो उन वीडियोस को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ पर्याप्त नहीं है आपको एग्जाम में अपीयर होने के लिए ज्वर टॉपिक के लिए। तो ज्वर का सारी चीजें हम लोग आगे देखेंगे। जैसे भी अभी तक हम लोग ने इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लिया, अब विषम ज्वर की बात करेंगे, आगंतुक ज्वर की बात करेंगे, और भी डिफरेंट जो प्रकार बताए गए ज्वर के उनके बारे में बात करेंगे हम लोग आने वाले वीडियोस में। तो होप आपको यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा कि फर्दर वीडियोस में उनको क्लियर कर सकूं। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा। एंड इसी तरह के और भी वीडियोस इस चैनल पे अपलोड होते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको भी सीखने को मिले। और आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियो से रिलेटेड, नोट्स रिलेटेड, साथ ही साथ
बीएमएस रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहते हैं प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा।